Good afternoon, ma'am, and happy Teachers Day. गुड आफ्टरनून। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम इतने लेवल पे नहीं आ पाएंगे ऐसा लगता है कभी कभी। आपको हमारा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू? हाँ, थैंक यू। अब इतने लाइफ में हमें इतनी खुशी कभी नहीं हुई। जिन स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हम कभी नहीं आए, वो इतना हमारे लिए, टीचर्स के लिए इतना थॉट्स इतने गुड एक्सप्रेस कर रहे हैं। Okay, thank you to all of you. Thank you very much. So now my responsibility again increases. आपने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा दिया और हमें कुछ अच्छा करना है। ये हाँ, अभी हमें थोड़ा बात करना था कल के जो पेपर राइटिंग हुआ। ओके, आपका क्या कहना है? भले 4-5 जन ने पेपर लिखा था, लेकिन इज इट ओके? एटलीस्ट गिव मी रिप्लाई बाय ओके कि हाँ, ये इस तरह का कुछ राइटिंग होना चाहिए करके। क्या लगता है आपको? हम लोग राइटिंग करेंगे ना तो हमारा थोड़ा स्टडी होता जाएगा। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट? हाँ, ओके। ओके, रुता, हाँ, थैंक यू। नम्रता, ओके। दीक्षा, यस, हाँ। तो हमें जो रिप्लाई दे रहे हैं वही पेपर लिख रहे हैं, बाकी नहीं लिख पा रहे हैं। मतलब जैसे मिनिमम 24-25 स्टूडेंट सपोज अटेंड कर रहे हैं, तो वो 25 में से कम 15-20 स्टूडेंट वो पेपर डालेंगे ना आंसर शीट, तो हम लोगों को सबको बेनिफिट होगा। कल जिसने क्वेश्चन पेपर डाला था ना, वही लड़की ने पेपर सॉल्व भी नहीं किया था। बस ओनली किसने सॉल्व किया था? अनस है, फिर उसके बाद रितिका है, फिर सीता है, साक्षी है, और भी है स्टूडेंट्स जिन्होंने सॉल्व किया था। लेकिन इसमें रितिका, सीता एंड अनस, ये 3 जो जन है ना, उनके पेपर में कल क्या हुआ था, वो लड़की ने क्वेश्चन डाला था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे। तो आप लोगों ने क्या किया था, ये क्रोमोसोम का डायग्राम ड्रॉ किया था। तो किसी किसी ने दोनों डायग्राम ड्रॉ किए थे। अब कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहता है, एम्बिगुअस रहते, लेकिन अगर टाइम कम पड़ा तो 2 डायग्राम एक्सपेक्टेड नहीं थे वहां पे। उसने क्वेश्चन डाला था, हाँ, द स्ट्रक्चर, हाँ, समझा नहीं क्या? मुझे टाइपिंग दिखा नहीं। तो उसने क्वेश्चन डाला हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम डाला था। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में ना ये डायग्राम आएगा, ये जो डायग्राम है ना, ये बड़ा वाला डायग्राम आएगा। बेसिकली इतना याद रखना। अभी हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखो, अभी थेरोटिकल टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, इसके पहले क्या था, प्रैक्टिकली मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, एक बार फास्टली मैं रिवाइज करती हूँ ताकि आप उसे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिया था अपने लेसन का नेम, इनहेरिटेंस एंड क्या है बताओ, वेरिएशन। तो उसमें मेन डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। फिर उसके बाद व्हाई मेंडल वाज सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल उसके एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल क्यों हुआ, बिकॉज मेंडल सिलेक्टेड विच प्लांट, पी प्लांट। फिर उसके बाद मेंडल ने वो पी प्लांट में से कितने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, वो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके ही मेंडल ने एक्चुअली टू क्रॉस किए हैं। कौन से 2 क्रॉस किए हैं? 1 क्रॉस इज कॉल्ड एज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज ए डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ये 2 डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही ये हम टर्मिनोलॉजीज लिए हैं, जैसे फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, गैमेट्स क्या है, फर्स्ट फिलियल मतलब क्या, सेल्फिंग मीन्स क्या, पेरेंट मीन्स क्या, होमोलोगस कैरेक्टर मीन्स क्या, हेट्रोलोगस कैरेक्टर मीन्स क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्या, डाइहाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्या, ये सबका डेफिनेशन हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना हम क्या ले? फिर ये क्रॉस करते करते ही मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक टर्मिनोलॉजीज बनाई, एक लॉज बनाए, यूनिवर्सल लॉज के फॉर्म में जैसे हम बोलते हैं वैसे उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज बनाए। और वो 3 लॉज है। कौन से 3 लॉ है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आप लोग ये जो कर रहे हो ना, पेपर आंसर सॉल्व कर रहे हो, ये आप अपने पास रखो। जब इंटरनल असेसमेंट आएगा ना, तो मैं ये स्टूडेंट्स को इंटरनल मार्क्स आउट ऑफ देने वाली हूँ, क्योंकि आप इफर्ट्स भी कर रहे हो ना, तो जो अच्छा काम कर रहा है उसे अच्छे मार्क्स भी देने चाहिए। वो एफर्ट्स डाल रहे हैं और एक्चुअली हमें बहुत बुरा भी लग रहा है कि इसके लिए आपको आपका नेट पैक इंक्रीज करना पड़ रहा है, अलग से कुछ मनी पे करना पड़ रहा है। लेकिन अभी इस कोरोना पीरियड में हमें जितना भी मिल रहा है उतना 100% लेने की कोशिश करेंगे। तो ये लॉज हो गए, लेकिन ये लॉज में
कुछ प्लांट्स में ये लॉज अप्लाई नहीं हो रहे थे, तो इसलिए फिर वो दो इनहेरिटेंस में आए। कौन से दो इनहेरिटेंस आए? इंटराजेनिक एंड इंटरजेनिक इनहेरिटेंस। लेकिन ये आर्डर एक्सपेरिमेंट है, सो इसीलिए नाम दिया है पोस्ट मेंडल इरा। तो पोस्ट मेंडलियन इरा कहो या तो जो डेविएशन मेंडल के किए गए, so they are described as the neo-Mendelism. Mendelism can be explained by, or post-Mendelian characters can be explained by main two characteristics या तो main two interaction। कौन से two interaction कहे थे? याद करो, इंटराजेनिक इंटरैक्शन एंड इंटरजेनिक। तो इंट्राजेनिक इंटरैक्शन में हमने तीन एग्जांपल लिए। पहला वाला कौन सा लिया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो किसमें हुआ? मिरेबिलिस जैलापा में। फिर उसके बाद क्या हुआ? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस किसमें हुआ? ये जो कैटल स्पीसीज है, तो कैटल स्पीसीज में स्किन कोट के पैचेस आ गए, दोनों कलर अपना अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते थे। और तीसरा एग्जांपल है, ओनली नाम के लिए भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, कौन सा एग्जांपल है? मल्टीपल एलील्स। और फिर इंटरजेनिक इनहेरिटेंस का एक ही एग्जांपल हमें पढ़ने के लिए मिला, कौन सा? प्लियोट्रॉपी। और प्लियोट्रॉपी का ये है चार्ट, इसे हम कहेंगे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो शायद ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो ये मतलब वन सिंगल जीन कंट्रोल दी 2 कैरेक्टर और मोर देन 2 कैरेक्टर, सो द टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज ए प्लियोट्रॉपी, इसलिए उसे नाम दिया प्लियोट्रॉपी। तो इंस्टेड ऑफ 3:1 रेशियो वहां पे कितना मिला हम लोगों को? 1:2 रेशियो, वन पर्सन की डेथ हो गई। तो फिर सबको क्वेश्चन आ रहा था, ये जीन कहाँ है, ये फैक्टर कहाँ है, इसे कहाँ से ढूंढे? इसे ढूंढने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए ना। तो इसलिए हर एक जन जॉन ग्रेगर मेंडल के बाद अपना अपना उसी के एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो 19th सेंचुरी में हम लोगों ने ये स्टोरी भी कल पढ़ा, ह्यूगो डी वेरिस साइंटिस्ट है, फिर उसके बाद कोरियंस है, फिर उसके बाद वॉन टेस्टमार्क है। उन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल्स के वर्क को, एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया, और फिर वो स्टडी करने के बाद और आगे स्टडी करने के बाद बाकी सब जनों ने मिलके कहा कि कुछ और भी है रिस्पॉन्सिबल, जो मेंडल फैक्टर बोल रहे हैं वो फैक्टर के पीछे कुछ और रीजन है, एंड दैट फैक्टर इज नथिंग बट जीन। और वो जीन क्या दिखा रहा है? उस ऑर्गेनिज्म में बिहेवियर दिखा रहा है। सो हम लोगों को डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न मिल रहा था, सो दैट बिहेवियर पैटर्न इज अंडर कंट्रोल ऑफ किसके है? क्रोमोसोम या डीएनए के अंदर है। तो डायरेक्ट हम डीएनए पे नहीं गए, क्रोमोसोम पे गए। तो एक बार फास्टली में ये क्वेश्चन रह गया, आप में से किसी ने फिर से आंसर नहीं किया, आज और एक बार चांस देती हूँ, देखो कोशिश करो, अगर आपको आया तो, नहीं तो कल हम यहाँ पे क्लास में ही लेंगे। फिर उसके बाद कहाँ पे जाएंगे हम लोग? क्रोमोसोम पे। तो क्रोमोसोम कहाँ है? कोई भी सेल के कहाँ पे है बताओ? न्यूक्लियस में। तो आपको ये अभी डायग्राम बहुत बार पढ़ने की वजह से याद आया होगा। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया है हम लोगों ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक्चुअली अभी जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो कंसेप्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे न्यूक्लियस मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड दिस ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे रहता है ये क्रोमोसोम, सपोज ये एक सिंगल क्रोमोसोम है पैटर्नल का, फिर उसके साथ दूसरा भी रहेगा मैटरनल का, ये एक ही क्रोमोसोम पेयर लिया। सपोज ये मैंने इस पे एक जीन है दैट इज कॉल्ड एज ए आई कलर जीन, ये एक ही को लिया है, तो यहाँ पे भी जीन रहेगा आई कलर का। और सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 3 पे प्लेस हो रहा है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, सपोज यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 आएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 आएगा, वो पेयरिंग में है सपोज। फिर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 आएगा, फिर ये 3 ड्रॉ मैंने किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया, ऐसे हर एक का अपना अपना पेयर। ऐसे टोटल कितने क्रोमोसोम पेयर में रहेंगे? 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, 46 टोटल क्रोमोसोम है, और पेयर में कितने रहेंगे? 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दी पेयर। पेयर में कितने हैं? 23। तो अपना अपना पेयरिंग लेंगे। सपोज ये किसी बॉय की सेल का, अभी बॉय हो या गर्ल हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी बॉडी में जहां पे भी जाएंगे ना वहां पे इतने ही क्रोमोसोम रहेंगे, 46 ही, 23 ही। कब तक? जब तक हम लोग कहाँ पे नहीं जाते, मेल की बॉडी में टेस्टिस में नहीं जाएंगे और फीमेल की बॉडी में ओवरी में नहीं जाएंगे, तब तक सब सेल का स्ट्रक्चर यही रहेगा जो मैडम बता रही है। कोई भी बॉडी में कहाँ पे भी जाओ, ब्लड में जाओ, नेल में जाओ, हेयर में जाओ, टिप पे जाओ, टंग पे जाओ, कहाँ पे भी जाओ, तो यही स्ट्रक्चर वो दिखाएगा। ओके, तो टेस्टिस और ओवरी में भी यही स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा कुछ अलग नहीं रहेगा। बस क्या होगा, इसमें से जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे उस टाइम थोड़ा सा गड़बड़ होगी। गड़बड़ इन द सेंस क्या, वहां पे 46 होने के बजाय
वहां पे क्रोमोसोम नंबर 23 रहेंगे। और ओवरी में से क्या लेंगे, एग, तो वहां पे क्रोमोसोम 23 रहेंगे। तो फीमेल की बॉडी तो मोस्टली हम सबको मालूम है, फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। तो फीमेल की बॉडी में पर मंथ है ना, वो 23 वाला जो भी सेल बनता है वो डिटोरिएट होता है, निकल ही जाता है। तो वैसे वो परमानेंट रहता ही नहीं है, मतलब फीमेल की बॉडी में अगर हमने, तो फीमेल की बॉडी में कहीं पे भी 46 के अलावा क्रोमोसोम ही नहीं है, बस ओनली 23 क्रोमोसोम उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4-5-8 दिन तक रहेगा, उतना ही रहेगा। आया समझ में? तो इस तरह से मेल की बॉडी में भी ऐसा ही है, उसका एक टाइम पीरियड रहेगा, उसी में बॉडी रहेंगे, नहीं तो बॉडी से बाहर निकलेंगे। जैसे डिस्चार्ज होता है हमारी बॉडी में, जैसे टीयर्स बाहर निकलते हैं, आंखों से बाहर निकलते हैं, बराबर है ना, या तो कफ होता है तो कफ बॉडी के बाहर निकलता है, तो वैसे ही म्यूकस के फॉर्म में ये भी बॉडी के बाहर ही निकलेंगे, बॉडी में परमानेंट नहीं रहेंगे। आया समझ में? तो इनका मेन काम क्या है, परपेचुएट द लाइफ। तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करी कि ये कैसा दिखता है। तो जब उन्होंने इसे एनलार्ज किया, तो एनलार्ज कौन से फेज में दिखा, मेटा फेज में। नहीं तो बाकी फेज में वो ऐसा ही कॉइल 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 नक्चर को हम क्या कहेंगे, जैसे बाल कैसे रहते हैं, सारे बाल का जुड़ा एक साथ कंबाइन करके रखेंगे तो कैसे दिखेगा, और उसमें से एक बाल को हम अलग निकाल रहे हैं, तो वो क्रोमोसोम हमको इस तरह से दिख रहा था। ये है एक क्रोमोसोम। ओके, तो एक क्रोमोसोम ऐसा है, और ये सेंट्रल पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ए सेंट्रोमियर। अब मैं इस क्रोमोसोम को डायग्राम वाइज बनाऊंगी। हाँ, इसे कैसे बनाते हैं देखो। एक्चुअली इसका यूनिट क्या है, ये क्रोमोसोम का यूनिट, इसका सबसे छोटा, सबसे पहला बेसिक यूनिट में ड्रॉ कर रही हूँ, जिसका नाम है डीएनए। मतलब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या रहेगा, डीएनए। अब ये डीएनए है सपोज, अब ये डीएनए किसके ऊपर कॉइल्ड होता है, प्रोटीन के ऊपर, और जिस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन अपना अपना, मतलब जैसे हम रहने के लिए घर बनाते हैं ना, हम घर में रहते हैं कि नहीं, तो किसी का फ्लैट सिस्टम रहता है, किसी का रो हाउस सिस्टम रहता है, किसी का और कुछ सिस्टम रहेगा, किसी का बंगलो सिस्टम रहेगा, लेकिन घर ही रहेगा। तो वैसे ये जो डीएनए है वो अलग नहीं रह सकता था, वो किसी के ऊपर बाइंड होता है, उसका बाइंडिंग फैक्टर है जिसका नाम है प्रोटीन। ओके, तो ये प्रोटीन पे बाइंड होके ये ऐसा, जैसे मोतियों की माला जो रहती है ना, ऐसे मोतियों की माला जैसा बनेगा, ये बीड बैग जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा। बीड बैग क्लियर हो रहा है आपको? जैसे एक मिनट, प्रांजल हे दे बैग दे, बैग बीड बैग गळ्यातली माळाची। ओके, तो ये बीड बैग जैसा स्ट्रक्चर, एक मिनट, हाँ वो लेके आ रही है बीड बैग। हाँ हाँ, तो ये देखो, ये दिख रहा है, तो ये मोतियों का जैसा कैसा बीड रहता है, एक 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 एक, आया समझ में? तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 दिख रहा है आपको? तो ये जो बीड बैग जैसा माला दिखेगा ना, तो ये किसके अंदर है, ये सपोज डीएनए है एक्चुअली। तो ये डीएनए ऊपर नहीं, अंदर नहीं, बाहर की तरफ उसके ऊपर कॉइल्ड होगा इस तरह से। ये एक प्रोटीन है ऐसे समझो, तो ये प्रोटीन पे इस तरह से वो कॉइल्ड हो गया। तो ऐसे कितने टर्न होते हैं इसके, इसके 1/4 टर्न होते हैं ये डीएनए के। किसके ऊपर टर्न होते हैं, प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन के ऊपर। अब प्रोटीन के ऊपर टर्न होके वो एक ऐसे पूरी बीड बैग जैसे दिखेगी, ऐसे ऐसे गले में डालते हैं ना, वो ऐसे 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 एक 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 माला दिखेगी। अब ये कितने प्रोटीन की, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना, ये फिर से बाद में और कॉइल्ड होंगे। दिख रहा है आपको, इस तरह से कॉइल्ड हो गया। अब ये 6 और कॉइल्ड हो गया, तो जितनी भी उसकी लंबाई थी और छोटी होती गई। कुछ समझ में आ रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ तो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज द कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ किसका आया, डीएनए। तो ये एक कॉइलिंग हुआ फर्स्ट वन, फिर उसके बाद और कॉइलिंग हुआ, उसे नाम दिया सुपर कॉइल। तो सुपर कॉइल डीएनए हमें इस तरह से दिखेगा, और भी कॉइल दिखेगा, और फिर सुपर कॉइल स्ट्रक्चर को ही हम कहेंगे सोलेनॉइड। वो स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, सोलेनॉइड। अब ये स्ट्रक्चर इधर है, अंदर अंदर जो स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं ना, ये यहाँ पे है। अब इसमें क्या होता है, जहां पे मैडम कॉइलिंग हुआ है ना, ये इस पोर्शन को हम कहते हैं डीएनए यूक्रोमैटिन, मतलब वो हमारी बॉडी में यूजफुल है, ट्रू क्रोमैटिन है ये। और जो
कॉइल नहीं हुआ, जो हैंगिंग रह गया, दैट इज कॉल्ड एज ए हेटेरोक्रोमैटिन। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। वो डीएनए का हेरिडिएटरी काम नहीं करता, वो बस एज ए मतलब जैसे वेस्ट मटेरियल करके कैरी होता जाएगा, बाइंडिंग करके कैरी होता जाएगा। तो इतना हाईली कॉइल स्ट्रक्चर यहाँ पे है और उसको कवर करके रखा गया है। और जहां पे ये डीएनए का मतलब ये जो प्रोटीन है ना, वहां पे जहां पे बिल्कुल भी यूक्रोमैटिन नहीं रहेगा, तो वहां पे ये कंस्ट्रक्शन आता है। एक कंस्ट्रक्शन मतलब गैप आता है, नॉच आती है, और फिर वो नॉच को नाम क्या दिया हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड एज ए सेंट्रोमियर। तो जरूरी नहीं कि एक ही नॉच आएगी, कभी कभी दो भी आती है। इसलिए हमने कल देखा था उस डायग्राम में, अगर आपको याद आया तो, उससे दैट इज कॉल्ड एज ए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो उसे क्या नाम दिया था, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और ये जो टीलोमियर है, ये टीलोमियर मतलब ये यहाँ पे ये किसे कनेक्ट करने को काम आएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। या तो उसका और भी काम है, दैट इज डीजनरेशन। मतलब जब हमारा बुढ़ापा होता है तो हमारी बॉडी को कैसे मालूम पड़ता है कि हमको बूढ़ा होना है? हमारी बॉडी में तो डे टू डे रोज सेल बनती ही है ना। तो हमारी बॉडी को कैसे प्रोसीजर मालूम होती है कि बूढ़ा होना है? चलो ग्रोथ होना है वो ठीक है, एक के 2 सेल बने, 2 की 4 बने, 4 के 8 बने, 8 के 16 बने, 16 की 20 बने, तो हमको बड़ा 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 ही बनते जाना चाहिए ना, हाईली ग्रो नहीं होता जाना चाहिए। फिर बाद में बुढ़ापे हम लोग जितना खाते उतना भी खाएंगे तो भी यंग नहीं बनते। तो उसका रीजन क्या रहता है, ये टीलोमरेज है ना, दैट हैज कैपेसिटी टू सिक्रेट द एंजाइम। और वो एंजाइम एक्टिवेट होके बोलता है कि अब इस बॉडी का लाइफ स्पैन इतना हुआ है। सो नाउ ऑटोमेटिकली वो सेल डिटोरिएट होना स्टार्ट करेगी, न्यू सेल बनना स्टार्ट नहीं करेगी। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एज फैक्टर शोइंग एंजाइम। वो टीलोमरेज एंजाइम करके काउंट होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आउट ऑफ बॉक्स मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर का बताया, लेकिन हमें इससे ये बहुत जल्दी समझ में आता है, क्योंकि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है। कौन सा? यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। तो कोई भी टीचर है ना, हम सब लोग टाइम कम रहेगा तो हम ओनली वर्ड बताते हैं बच्चों को, इसको यूक्रोमैटिन कहते हैं, इसको हेट्रो, मतलब उसका नॉलेज देते हैं। तो मैंने आज आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है। अगर आप नहीं समझा तो आप एक बार यूट्यूब पे देख लो, थोड़ा फास्ट ही ले रही हूँ, तो क्योंकि आप बाद में भी देख के समझ सकते हैं। और डाउट आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी क्वेश्चन डालेंगे तो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ कल हम लोग ये लिए थे और फिर उसके बाद ये लिए थे क्रोमोसोम के टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ क्या, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर भी ऐसा फिक्स नहीं रहता कि वो एक ही जगह पे आएगा। मैंने वही बोला ना कि कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी आ सकती है। तो कंस्ट्रक्शन अगर सेंटर में आई तो उस कंस्ट्रक्शन को नाम दिया मेटासेंट्रिक, अवे फ्रॉम सेंटर आई तो सब मेटासेंट्रिक, टूवर्ड्स द टिप आई तो एक्रोसेंट्रिक, और एट द टिप आई तो दैट इज कॉल्ड एज ए टीलोसेंट्रिक। तो उसी बेसिस पे हमने के साथ आप अपने ऑफस्प्रिंग्स हो, चाइल्ड हो, तो आप पर्सन तो एक ही हो, लेकिन आप सबका रिलेशन अलग अलग है। तो अभी मैं क्रोमोसोम ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी पहला जो क्रोमोसोम पढ़ाया वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ाया, मतलब वो अंदर से कैसा है वो पढ़ाया। दूसरा मैं क्रोमोसोम ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन वो क्रोमोसोम का क्या कहाँ पे है, सेंट्रोमियर कहाँ है, उससे पढ़ाया। अब तीसरा क्रोमोसोम ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन वो अलग अलग काम करते हैं ना, इसलिए उनको क्या नाम दिया है, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये टॉपिक आज कौन क्वेश्चन बनाने वाला है, जरा मुझे रिप्लाई देगा क्या, हु विल बी मेकिंग द क्वेश्चन पेपर? तो जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो आज का टॉपिक में क्या आया है, सेक्स क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स दैट आर कॉल्ड एज ए सेक्स क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन आएगा, हु आर कॉल्ड एज ए सेक्स क्रोमोसोम। अगर वो आज अवेलेबल नहीं होगा तो आप में से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। द क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। सेक्स मीन्स हमने कल भी कहा था, हाँ यस। तो शी इज नॉट अवेलेबल ना, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे गर्ल एंड बॉय उसका कैरेक्टर डिफाइन करने वाले क्रोमोसोम को कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। सो नाउ ह्यूमन बीइंग एंड अदर मैमल्स हैव एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स एज अ सेक्स क्रोमोसोम। तो उन्होंने क्या कहा है, देखो ह्यूमन बींग्स को, तो ये नॉलेज ओरिएंटेड पॉइंट दिया
कि शायद इसका मतलब बर्ड में या तो रेप्टाइल्स में कुछ अलग क्रोमोसोम होगा। तो ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम को एक्स एंड वाई कहा है। एज वेल एज मैमल, मैमल बोला तो हमारे दिमाग में कौन कौन से एग्जांपल आने चाहिए, सच एज कैट है, रैट है, डॉग है, एक्सेट्रा। सो नाउ एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है कि जिससे वो सेक्स डिसाइड होता है, गर्ल और बॉय डिसाइड हुआ। तो उसमें ये जल्दी से मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ। आप देखो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम कैसा कहाँ है, स्ट्रेट, रॉड एंड लॉन्गर। तो पहला ये स्ट्रेट आएगा, रॉड शेप है एंड लॉन्गर। और क्या कहाँ है, मेटासेंट्रिक। तो सेंटर में सेंट्रोमियर है। तो ये हुआ एक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ये कहाँ कहाँ है, बेंड एंड स्मॉलर। तो आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे दिया है, देखो ये एक्स क्रोमोसोम और ये कौन सा दिया है, वाई क्रोमोसोम। ऑफ हुज बॉडी, ह्यूमन बॉडी ना, ह्यूमंस का कहाँ है। तो ये लॉन्गर है, ये कंपैरेटिव स्मॉलर है, और थोड़ा सा ये ना ऐसा बेंड होता है, लिटिल बेंड। तो इसलिए क्या कहाँ है, बेंड स्ट्रक्चर एंड स्मॉलर। एंड सेंट्रोमियर कहाँ पे चला गया, टिप की तरफ। सो दैट इज कॉल्ड एज ए एक्रोसेंट्रिक। तो उसे क्या नाम दिया है, एक्रोसेंट्रिक। डायग्राम में देखो अच्छे से समझ में आता है। ये सेंटर में देखो, दोनों के सेंटर में है ऐसा लगता है हमें, लेकिन ये क्रोमोसोम छोटा है ना, इस क्रोमोसोम की लेंथ छोटी है, तो इसलिए वो टिप की तरफ गया। सो दैट इज कॉल्ड एज ए एक्रोसेंट्रिक। फिर उसके बाद क्या है, मोर यूक्रोमैटिन। इतना ही पॉइंट है कि नहीं देखो, लेकिन बहुत सोचने वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे डीप स्टडी करते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं ना, वो उसी वर्ड में अटक जाते हैं। कल आपके जैसे ही मैं कोई और एक वैदिक फिलोसफी का बुक पढ़ रही थी, तो मैं 4 बजे बैठी थी अपना लेक्चर खत्म होने के बाद, 7 बजे तक मैं एक वर्ड ढूंढ रही थी। मतलब उसके लिए मैंने 7-8 बुक ढूंढे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक पहले से डायग्राम वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो मोर यूक्रोमैटिन। तो अभी यूक्रोमैटिक का मीनिंग मैंने आपको बताया कि जो डीएनए प्रोटीन पे सराउंड रहेगा वो हेरिडिटरी कैरेक्टर कैरी करेगा, वो दैट इज कॉल्ड एज ए मोर यूक्रोमैटिन मटेरियल या यूक्रोमैटिक। और जो रफेज का काम करेगा, जो बाइंडिंग का काम करेगा, जो हेरिडिटरी काम नहीं करेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज ए हेटेरोक्रोमैटिन। तो यहाँ पे भी वही रहेगा, क्योंकि उसको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करने हैं। तो more amount of what material is present, euchromatin material is present, and less amount of heterochromatin material is present. फिर यहाँ पे क्या, large amount of DNA, so more genetically active। अब ये क्रोमोसोम लंबा है ना, जो साइज में लंबा है तो उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए है, तो वो क्रोमोसोम ज्यादा एक्टिव होता है। और जिसमें लेस अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा वो लेस क्या रहता है, बताओ, एक्टिव। तो हम कोई जनरलाइज सेंटेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन फीमेल्स में डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम आता है। तो मोर अमाउंट ऑफ मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ हमें, तो मोर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज मोर प्रेजेंट इन फीमेल्स देन इन दी मेल्स। और ज्यादा डीएनए है तो जनरली ये मोर एक्टिव दिखाता है, और ये डीएनए लेस है तो ये ज्यादा लेस एक्टिव दिखाएगा। इसका ऐसा कुछ रिलेशन तो नहीं है। तो एक्टिव होना मतलब क्या, एग सेल में वो डीएनए का मेन काम क्या रहेगा, वो बॉडी, पूरी बॉडी को एक्सेस अमाउंट ऑफ चाइल्ड के, फिटस के डेवलपमेंट के लिए वो काम आएगा। होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस पार्ट आर सेम, क्योंकि वो मेटासेंट्रिक है ना, तो मेटासेंट्रिक का ये जो ओवर, अब होमोलोगस और नॉन होमोलोगस का मीनिंग क्या होता है, सपोज ये फीमेल बॉडी का क्रोमोसोम है, ये मेल बॉडी का क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर एक्स है, और यहाँ पे ये फीमेल का कोई कैरेक्टर दिखा रहा है। सपोज फीमेल का कौन सा कैरेक्टर है, फेमिनाइन कैरेक्टर। फीमेल में आई कलर है, आई कलर लेने की जगह क्या लूं, कर्ली हेयर लेते हैं। सपोज ये कर्ली हेयर का कैरेक्टर है, ये एक्स क्रोमोसोम पे है। तो बॉय के एक्स क्रोमोसोम पे यही पे रहेगा कर्ली हेयर का कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच आर सेम। तो कभी कभी ऐसा बाई चांस होता है, देखो, कि बॉय से बिहेव करता है, गर्ल थोड़ी थोड़ी सी एकदम बॉय रैश और एरिएटिक रहती है। तो एक्चुअली ये ऊपर कैरेक्टर्स डिसाइड होता है, तो दोनों के पास सेम ही है। सो सिमिलर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, दैट रीजन इज कॉल्ड एज ए होमोलोगस रीजन। उस रीजन को क्या नाम दिया जाता है, होमोलोगस रीजन। और जो सिमिलर नहीं रहेगा
उस पार्ट को कहा जाता है नॉन होमोलोगस। सिमिलर मतलब उस जीन को मैच करने के लिए जीन ही नहीं है ना, ये क्रोमोसोम छोटा है कि नहीं, तो छोटा होने की वजह से उसके पास आगे वाला कहीं पे मैच करने वाला जीन ही नहीं है, तो इसलिए उस पोर्शन को नाम दिया है नॉन होमोलोगस रीजन। सो यहाँ पे क्या कहा है, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस पार्ट आर सेम, और यहाँ पे क्या है, होमोलोगस पार्ट इज मोर देन नॉन होमोलोगस पार्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा ना अभी, ये जो होमोलोगस पार्ट है ये कंपैरेटिवली मोर है, ये ज्यादा है कंपैरेटिवली अपवर्ड। अपवर्ड जो है वो लेस इन क्वांटिटी आएगा, लेस इन नंबर हो जाएगा। सो एक्स लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन, अब ये जो एक्स लिंक्ड जीन्स है these are present on non homologous region of X क्रोमोसोम। तो फीमेल के जो भी फेमिनिन कैरेक्टर्स है ना फीमेल के, वो जो आते हैं वो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। तो एक्स लिंक्ड जो रहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस ले लो, हीमोफिलिया ले लो, जो एक्स क्रोमोसोम पे जो एक्स के साथ ही जाते हैं। इसका मैं गुड एग्जांपल बताती हूँ, कान है ना, कान, कान के ऊपर देखो में ही बाल रहते हैं, कान मतलब ईयर की बात कर रही हूँ मैं, ईयर के ऊपर है ना, कभी भी देखो, कभी आपने ऑब्जर्व किया ना, बूढ़े लोगों में ज्यादा दिखता है, उसके कान के ऊपर हेयर दिखते, लेकिन कभी भी फीमेल्स में नहीं दिखते कि कान के ऊपर बाल आए है करके। तो वो कैरेक्टर ओनली मेल में ही रहता है, तो मेल टू मेल ही कैरी होगा। सो दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ए वाई लिंक्ड जीन, उसे क्या नाम दिया जाता है, वाई लिंक्ड जीन, और उसका नाम है होलैंड्रिक जीन। उस जीन को जो मैंने कहा, ईयर हैविंग अ पिन्ना हैविंग अ hair on the ear. So X-linked genes are present on non-homologous region of what chromosome? On X chromosome, and Y-linked genes are present on non-homologous region of Y chromosome. तो आज तो वो नहीं है ना लड़की, शांभवी, दीक्षा है, आप दीक्षा प्रेजेंट है, क्यों मी प्रेजेंट ही, इफ दीक्षा इज प्रेजेंट फॉर ऑनलाइन क्लास, अगर अवेलेबल है तो X and Y chromosome, तो Hello, ma'am. difference between, हाँ yes, Last 10 minutes to go. Abhinav, can we continue for another 10-15 minutes, is it possible? We have to take the next meeting then. Next meeting for 10 to 20 minutes, if all of you are ready, so I think I have to complete this chapter today, at least 10-20 minutes में हो जाएगा। Yes, what happened? Someone has chat. Yes, sir. Students She is are ready, available. then we have to rejoin on then that link only. Please, are you reply? Okay. Can we rejoin again when meeting is over? हाँ, ओके, ठीक है, तो हम लोग 10-15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। हाँ ईश्वरी, ओके, हाँ ओके, ऋषिका इज प्रेजेंट, तो हाँ ओके ओके, थैंक यू रिद्धि। हाँ चलो, तो हम आज के दिन कोशिश करेंगे तो हम न्यू चैप्टर ले सकते हैं ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो चलो देखते हैं अभी ना, फिर 10 मिनट्स के बाद सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, 10 मिनट्स नहीं, वैसे ही ज्वाइन हो जाएंगे, आप न्यू लिंक जल्दी से भेज दो। मॅम, ओके, त्याच लिंक ने आपण ओपन करायचं आपल्याला। हा बरं चालेल, मग तीच लिंक लगेच 1-2 मिनिटात कट करून ऑन करून टाक, म्हणजे मग आपण सगळे जॉईन होऊ। हो करून, हाँ चालेल, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने क्या लिया अभी, स्ट्रक्चर ऑफ क्या लिया, क्रोमोसोम। कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम लिया, एक्स एंड वाई। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन व्हाट क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो ये जो अभी मुझे नाम नहीं याद हो रहा है, जो अभी है यहाँ पे, आज उसको इस पे टेस्ट बनाना है, तो ये क्वेश्चन वो डाल सकती है पहले, और आप लोग सब लोग है ना टेस्ट को लर्न करो, हाँ रीड करो, फिर लर्न करने की कोशिश करो, और फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करो, और अगर नहीं आया तो देख के लिखो, राइटिंग करो, राइटिंग शुड बी नेसेसरी। अभी ना, और आपने भी पेपर नहीं डाला था, हमने देखा है, एक्स एंड व्हाट क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, हम लोगों को डिफरेंस बिटवीन व्हाट क्रोमोसोम लिखना है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो ये हो गया, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है मैडम, हम नॉर्मल फीमेल और नॉर्मल मेल बने, इसका ये कैरेक्टर आया, एक्स लिंक दिखाया, लेकिन कभी कभी कुछ डिसीजेस आते हैं, तो वो किस वजह से आते हैं, तो वो लिंकेज की वजह से आता है। तो उन्होंने लिंकेज दिया है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो जो मैटरनल क्रोमोसोम आता है, पैटर्नल क्रोमोसोम आता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होते हैं, और क्रॉसिंग होते टाइम अगर कुछ मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते टाइम कुछ एबनॉर्मल म्यूटेशन हो गया,
So that time they showing different type of diseases. तो हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्स क्रोमोसोम का टाइप लिया, कौन सा टाइप आया सेक्स क्रोमोसोम का, एक्स एंड वाई, और स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा क्रोमोसोम लिया, एक्स एंड वाई, डिफरेंस वाइज। अब नेक्स्ट वन क्या है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे क्या कहा है, जीन्स विच आर इनहेरिटेड टुगेदर आर कॉल्ड एज ए लिंक्ड जीन। अब ये आपको ध्यान में आना चाहिए, लिंक्ड जीन का मतलब क्या है कि जो जीन एक साथ कैरी होते हैं, चेन में रहते हैं, चेन में। मतलब आप लोगों ने बचपन में कभी, वो हमारे मराठी में बोलते हैं साखड़ी डाव खेलने का, साखड़ी डाव। मतलब साखड़ी डाव मतलब क्या, जो एक रन करेगा ना वो दूसरे को आउट करेगा, तो दूसरे को आउट करने के बाद वो दोनों मिलके हाथ में हाथ पकड़ के, आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बोलो हाँ यस मैडम, वो गेम हमें याद आ रहा है। तो दोनों मिलके पकड़ेंगे दूसरे थर्ड पर्सन को, हाँ, फिर थर्ड पर्सन उस फोर्थ पर्सन को पकड़ेगा, और अगर वो चेन टूट गया ना तो आउट नहीं कर पाएंगे। हाँ बराबर है ना, तो उसको कहते हैं चेन में रहने का। तो वैसे ही यहाँ पे जीन्स में भी होता है कि जीन है ना एक दूसरे के बिना जा नहीं सकते क्रोमोसोम में, वो एक ही साथ जाते हैं, तो उसे कहा जाता है लिंकेज। जीन विच आर इनहेरिटेड टुगेदर, दोनों एक साथ ही जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं। सो दैट आर कॉल्ड एज ए लिंक्ड जीन। है किसके ऊपर, वो डीएनए में। हाँ अभी हम लोगों को डीएनए समझ में आया है, तो डीएनए में ही है वो जीन कि पेयरिंग में ही जाएगा, छूटेगा ही नहीं। तो टेंडेंसी ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, वो एक ही क्रोमोसोम पे रहेंगे, हाँ यस एक ही क्रोमोसोम पे है, एंड इनहेरिटेड टुगेदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए लिंकेज। तो एक सिंपल लाइन है, जीन्स विच आर ट्रांसफर टुगेदर आर कॉल्ड एज ए लिंक्ड जीन। तो वो लिंकेज के दो टाइप्स दिए हैं बुक में, उसमें एक टाइप को कहा है कंप्लीट लिंकेज एंड अदर वन इज कॉल्ड एज ए इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज का मीनिंग क्या है, द लिंक्ड जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट एंड इनहेरिट टुगेदर, दैट आर कॉल्ड एज ए कंप्लीटली लिंक्ड जीन, and that process is called as a complete linkage. And genes which are distantly located on the same chromosome, मतलब एक ही क्रोमोसोम, दोनों एक ही जगह पे रहेंगे, दोनों एक ही जगह पे रहेंगे। मतलब देखो ये पेन मैंने रखा है ना, और इसके ऊपर ये पेंसिल रखा, तो दोनों का जगह छूट ही नहीं रहा है, दोनों एक ही जगह पे आए, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीट। आ रहा है समझ में? ओके, क्लियर, अभी क्लियर आ रहा है? Am I audible now? Am I clear now? No, ma'am. Yes. Yes, Abhinav. Am I clear? Your voice is not clear. Hello. Please join now. Am I audible now? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंप्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज में हमने क्या कहा था कि दोनों एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही जगह पे, मतलब ये पेन और पेंसिल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं, देखो। सो इस तरह से जो दोनों ओवरलैप हो गए तो वो कंप्लीट लिंकेज हो गया। लेकिन ये पेन और एक पेंसिल इस तरह से है, दोनों एक ही क्रोमोसोम पे है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंटली लोकेटेड है। तो डिस्टेंटली लोकेटेड है तो क्या कहा है, द जीन्स विच डिस्टेंटली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम हाउ चांसेस ऑफ सेपरेशन, बाय चांस वो कभी सेपरेट हो सकते हैं, बाय क्रॉसिंग ओवर, एंड दीज आर नोन एज ए इनकम्प्लीटली लिंक्ड। तो एक याद रखना, एक ही लोकेशन पे एक ही जीन, मतलब एक ही लोकस पे दो जीन रहेंगे तो वो कंप्लीटली कैरी होंगे। और यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट में एक क्रोमोसोम पे दो अलग अलग जगह पे जीन्स है, तो दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज ए इनकम्प्लीट। उन्होंने एग्जांपल दिया है, जिया मेज द कलर एंड शेप ऑफ ग्रेन शो इनकम्प्लीट लिंकेज। तो यहाँ पे जो मक्का आता है ना मार्केट में, मतलब कॉर्न आप लोग बोलते हो,
तो ये कॉर्न के सीड का देखो अलग अलग कलर आता है, अभी डार्क येलो कलर में आती है, थोड़ी डार्क रेड कलर में आती है, थोड़ा व्हाइट कलर में आता है। तो ये जो कलर जो आता है ना, दैट कलर इज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ जीन। तो ये जीन सेपरेट हो जाने की वजह से अलग अलग कलर आते हैं। अब लिंकेज के ग्रुप्स क्या कहे उन्होंने, ऑल द लिंक जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप। तो जो जो लिंक दिखाते हैं अपना अपना ग्रुप दिखाएंगे, जैसे हमने किया बायोलॉजी का ग्रुप अलग, फिजिक्स का ग्रुप अलग, केमिस्ट्री का या तो पीसीएम का ग्रुप अलग। तो इस तरह से सो दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज ए लिंकेज ग्रुप। सो ऑल लिंक्ड जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है, सपोज एक एमके जूनियर कॉलेज है, उस एमके जूनियर कॉलेज में आप 12th साइंस के बच्चे हो, आया समझ में। लिंक आप सब बच्चे मतलब लिंक्ड जीन से इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम मतलब 12th साइंस ए में है, कंस्टिट्यूट सबका एक ग्रुप है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए लिंकेज ग्रुप। तो सब लोग मिलके एक ट्री के अंडर आए जो भी लिंक्ड जीन्स है, एंड दैट ऑल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज ए लिंकेज ग्रुप। वैसे ही तो सेक्स लिंकेज मतलब क्या, द क्रोमोसोम्स विच आर सेक्स क्रोमोसोम एंड द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम आर इनहेरिटेड, दे आर लिंक्ड टुगेदर, so that linkage is called as a sex linkage। मतलब जो ऊपर वाला लिंकेज कहाँ है ना, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट लिंकेज, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ये सारे क्रोमोसोम को एप्लीकेबल है। सारे क्रोमोसोम मतलब किसे, ऑटो, am I audible? Yes. Okay, we will start. Yes. Am I audible to all of you? हम आपको सुनाई दे रहे हैं ना? Yes, ma'am. स्टार्ट करें हम लेक्चर? हाँ, ओके। हाँ, ओके। तो हम लोग कहाँ पे आए थे, ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है ना यहाँ पे, तो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से भी ही जीन्स कैरी होते हैं। तो जीन्स आर कैरिड बाय एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, सो दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज ए सेक्स लिंकेज। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है, मतलब थेरोटिकल है, इसको आपको एक या दो बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेरे नोट्स है ना उसको पॉइंट वाइज दिया है, तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ सकता है। तो हमने ये टॉपिक कवर किया अभी लिंकेज का। लिंकेज हो गया, लिंक्ड जीन्स हो गया, फिर लिंकेज की डेफिनेशन हुई, फिर उसके बाद ये कंप्लीट लिंकेज हो गया, फिर इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ, फिर लिंकेज ग्रुप्स, ये टर्मिनोलॉजी भी हो गया लिंकेज ग्रुप्स, और फिर लिंकेज ग्रुप के बाद ये आया है सेक्स लिंकेज। तो सेक्स लिंकेज में टाइप्स कौन से है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और कौन सा है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो एक्स लिंक इनहेरिटेंस और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के हमारे बुक में दो एग्जांपल दिए। तो एक्स क्रोमोसोम पे एक्स जीन कैरी होगा तो दैट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आएगा। वाई क्रोमोसोम पे वाई लिंक जीन होगा तो दैट इज कॉल्ड एज ए वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। और बाय चांस दोनों भी एक्स एंड वाई पे वो जीन कैरी होगा तो दैट इज कॉल्ड एज ए एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंकेज भी इसके जैसा ही, जैसे ऑटोनॉमस क्रोमोसोम है ना, जैसे हमने 44 क्रोमोसोम लिए थे जिनका टाइप हमने कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिए था, वैसे ही सेक्स क्रोमोसोम का भी वही टाइप आता है, कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। तो कंप्लीट का मीनिंग कि वो जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वन लोकाई, एक ही लोकाई पे रहेंगे, वन लोकाई ऑफ क्रोमोसोम, आइदर एक्स एंड क्या रहेगा, वाई क्रोमोसोम, दे इनहेरिट टुगेदर, वो जाएंगे एक ही साथ, because crossing over does not occur in this region। एक ही लोकस पे है, एक ही जगह पे दोनों है, तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का चांस ही नहीं आता।
इसलिए वो कौन सा लिंकेज दिखाते हैं, कंप्लीट लिंकेज, पूरे के पूरे एज इट इज पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। तो इस लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है, और इसका गुड एग्जांपल दिया है हीमोफिलिया। फिर रेड ग्रीन कलर, कलर ब्लाइंडनेस। रेड ग्रीन कलर, उस पर्सन, द पर्सन कांट आइडेंटिफाई बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, सो दैट डिसीज इज कॉल्ड एज ए कलर ब्लाइंडनेस। तो हमारे माइंड में जब से दूसरा भी क्वेश्चन आता है नाइट ब्लाइंडनेस, तो हमको रात के टाइम में दिखता नहीं है, मतलब शाम के टाइम, तो वो विटामिन, हम लोग बोलते हैं विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होता है। दैट इज रॉड सेल एंड कोन सेल जो है वो विटामिन डेरिवेटिव पे काम करती है, लेकिन अगर उन्हें वो मिलना नहीं तो हम रात के टाइम देख नहीं पाते। बट ये क्रोमोसोम हेरिडिटरी डिसीज है। तो बेसिकली अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पर्सन बनना चाहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर, तो पहला अपना ये टेस्ट वो लोग करते हैं कि वो पर्सन को रेड और ग्रीन कलर समझ में आ रहा है क्या, तो दैट इज कॉल्ड एज ए कलर ब्लाइंडनेस। तो पर्सन हु कांट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, सो देखो वी हैव टू से थैंक टू नेचुरल पावर, यूनिवर्सल पावर। कभी भी यूनिवर्सल पावर को थैंक बोलना चाहिए कि हमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, वी आर सो मच हेल्दी, सो थैंक यू। मतलब हमें कभी भी किसी के थैंक्स बोलने में, ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट करने में लाइफ में ना कभी कम नहीं होना चाहिए। हमारा तो नहीं, हम तो पगार लेते हैं, सुनो हम तो पेमेंट लेते हैं, हम कुछ अपना हार्ड इफर्ट्स तो नहीं डालते, लेकिन ये बिना पेमेंट लिए हुए गॉड ने आप लोगों को, सुपरनेचुरल पावर ने आपको इतना स्ट्रांग दिया है, बॉडी पोस्चर बोलेंगे हम लोग, या सब कुछ अच्छा अच्छा दिया है ना। सो वी हैव टू से थैंक टू दैट एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है देखो, कंप्लीट सेक्स लिंकेज में यहाँ पे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का डिसऑर्डर आएगा। तो एक डिसऑर्डर कौन सा आया, हीमोफिलिया, सेकेंड आया कलर ब्लाइंडनेस, और थर्ड दिया है देखो मायोपिया, दैट इज कॉल्ड एज ए नियर साइटेडनेस। तो सामने वाला, पास वाला नहीं दिखेगा। एंड फॉर वाई लिंक आर कॉल्ड एज ए हाइपर ट्राइकोसिस। हमने ये बोला था हाइपर ट्राइकोसिस मतलब ईयर पिन्ना रहेगा ना, कान, जो उस पर्सन का कान जो रहेगा, उस कान के ऊपर ऐसे हेयर्स रहेंगे, so that is called as a hypertrichosis। और इक्टायोसिस, तो इतने नाम आएंगे आपको तो भी बहुत है, एक दो तीन नाम आएंगे तो भी। अब उसके बाद है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। तो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में क्या कहा है कि वो दोनों का जगह सेपरेट है, दे एग्जिबिटेड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या दिया है देखो, मेन स्पेसिफिक पॉइंट पे नॉन होमोलोगस रीजन, तो जहाँ ओवरलैप नहीं हो रहा है उसके ऊपर वाले पार्ट पे है वो, बराबर है ना। तो वो किसी में एक्स एंड वाई में ओवरलैप ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो एक्स क्रोमोसोम तो होगा या तो वाई क्रोमोसोम होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे वाले होमोलोगस रीजन में आ रहा है ना एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के, एंड दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन दिस रीजन। तो एक दूसरे के साथ क्यों नहीं जाते, क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ा गैप आता है, तो दो क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। सपोज ये ओवरलैप हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जीन है ना वो इस पेरेंट में आ जाएगा, और जो दूसरा जीन है ये सपोज जो है, ये सपोज मैटरनल की इसमें चला जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जीन्स आर नॉट एबल टू गो फ्रॉम हेरिडिटरी टू हेरिडिटरी, वो सेपरेट हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ए इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। तो सेम यहाँ पे कंप्लीट क्यों, क्योंकि एक साथ जा रहे हैं, और इनकम्प्लीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो दोनों डिस्टेंस में है, डिस्टेंस में है तो क्रॉसिंग ओवर का चांस है। तो वो यहीं पे भी वही है, बस ओनली ये जो नाम दिया है ये ऑटोसोम्स के लिए दिया है, और ये जो नाम दिया है वो सेक्स क्रोमोसोम के लिए दिया है। तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के एग्जांपल्स क्या दिए उन्होंने, एक्स वाई लिंक ट्रेट दैट इज टोटल कलर ब्लाइंडनेस, वो पर्सन को एक भी कलर समझ में नहीं आता, ना कोई ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, तो दैट कलर ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड एज ए टोटल कलर ब्लाइंडनेस। फिर नेफ्राइटिस कहा है, टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और नेफ्रा मींस नेफ्रॉन, नेफ्रॉन मतलब किडनी से रिलेटेड आएगा। फिर उसके बाद रेटिनाइटिस, मतलब ये रेटिना मतलब आई से रिलेटेड आएगा, आई रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। सो दिस इज अबाउट किसके बारे में हुआ बताओ, लिंकेज एंड लिंकेज के बारे में। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर, ऑलरेडी ये 11th स्टैंडर्ड में आपको माइटोसिस और मियोसिस में हुआ है, तो नोट्स में भी मैंने दिया है। तो क्रॉसिंग ओवर जो फेज में होता है, कृतिका वो जो है ना कृतिका, उसको पैकाइटिन ऑफ प्रोफेज 1, ये क्वेश्चन डाल सकती है कि कहाँ पे एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इट ऑकर्स ड्यूरिंग विच फेज, पैकाइटिन ऑफ प्रोफेज 1। यहाँ पे टाइप्स पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज माने क्या है,
सेक्स लिंकेज के टाइप्स क्या है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ सेक्स लिंकेज। एक ही पेपर पे आंसर हो जाए ऐसा छोटा क्वेश्चन पेपर बनाओ, कल भी आपने अच्छा बनाया था। नाउ द टर्म क्रॉसिंग ओवर वाज कॉइन्ड बाय, वो जो क्रॉसिंग ओवर वर्ड है, जैसे नाम देते ना हम भी आपको, साक्षी, शांभवी, दीक्षा, रिद्धि, कृतिका, ये जो नाम दिए गए हैं, अभिनव, अनस, अभी कितने जने हैं हम देख नहीं पाते, तो ये नाम किसने दिए, आपके पेरेंट्स ने ना। तो वो क्रॉस ओवर हो रहा था, अरे इस ये कहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है, तो उस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया, and that name is given by scientist that is called as a Morgan. The term crossing over was coined by, word discovered by, use किया गया मॉर्गन ने। So now that mechanism is already studied in the chapter of cell division in standard 11th. Crossing over already आपको हुआ है, लेकिन तो भी किसी को डाउट है तो हम बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो phenomenon of crossing over is universal and it is necessary for natural selection. तो क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी होता है क्योंकि हायर कैरेक्टर्स आगे आगे इवॉल्व होने चाहिए, पास ऑन होने चाहिए, तो इंक्रीज द चांसेस ऑफ क्या होने के लिए, वेरिएशन। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, प्योर लाइन वैरायटी होगी तो वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं बनेंगे, उनको बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे और बहुत सारे प्लांट सर्वाइवल एबिलिटी नहीं दिखाएंगे, एनिमल भी नहीं दिखाएंगे, उनकी डेथ होगी। तो ये जो है ना इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज, उस एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं आज। ये थोड़ा सा टॉपिक मॉर्गन है ना, ये कल शायद आज नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल भी है। तो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट और ये जो विडोज पीक फिनलकेटोनुरिया है ना, ये मैं कर लेती हूँ। और ये जो अभी स्टार्ट किया था हम लोगों ने, कौन सा, उसको कंटिन्यू करके, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस हमारे दो टाइप आए थे ना, कंप्लीट सेक्स लिंक और कौन सा आया था, इनकम्प्लीट सेक्स लिंक। तो जीन्स विच इज प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन इज कॉल्ड एज ए कंप्लीट सेल। अभी याद है, अभी जस्ट पढ़ाया हमने, नॉन होमोलोगस रीजन दैट इज कॉल्ड एज ए सेक्स लिंक, लेकिन वो कौन सा आएगा, कंप्लीट। तो यहाँ पे जो जीन्स या जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं दैट आर कॉल्ड एज ए सेक्स लिंक्ड ट्रेट। तो यहाँ पे सेक्स लिंक का एग्जाम्पल कौन सा कहा था उन्होंने, कलर ब्लाइंडनेस। तो वही एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का। ये बहुत जल्दी हो जाएगा इसलिए इसे ले रही हूँ। तो ना यहाँ पे सेक्स लिंक्ड में पहला कौन सा क्रोमोसोम लिया, एक्स। तो एक्स क्रोमोसोम से जो जीन कैरी होंगे दैट लिंक्ड आर कॉल्ड एज ए एक्स लिंक्ड जीन्स। आया समझ में। जो वाई से जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज ए वाई लिंक। बेसिकली इन फीमेल बॉडी ये कैरेक्टर्स दिया है, इन द फीमेल बॉडी एक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, 2 X chromosomes are present. In female, sex-linked genes are required for expression of sex-linked trait. तो फीमेल बॉडी में X क्रोमोसोम की जरूरत है टू शो द फेमिनाइन कैरेक्टर। एंड इन मतलब ये डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली किस में आया बताओ, X एंड Y क्रोमोसोम। तो हम लोग पहला क्या लिए थे, X क्रोमोसोम का डिफरेंस लिए थे ना, अभी जस्ट हमने लिया था डिफरेंस बिटवीन कौन सा क्रोमोसोम, X एंड Y क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ही हम एक्स क्रोमोसोम में डाल सकते हैं, एक्स क्रोमोसोम शो फेमिनाइन कैरेक्टर। ये कौन सा कैरेक्टर दिखाएगा, फेमिनाइन, और ये कौन सा दिखाएगा, मैस्क्यूलाइन कैरेक्टर, मतलब मेल के कैरेक्टर दिखाएगा। तो वो ही एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इफ वन एक्स क्रोमोसोम कैरीज अ रिसेसिव जीन फॉर एक्स लिंक्ड ट्रेट इज इफेक्ट is suppressed by dominant gene present on other X chromosome. The female with one recessive gene are carrier. ये डायरेक्टली यहाँ पे बताती हूँ क्या उनको कहना है। ये X linked genes जो है ना, उसमें सपोज हम फीमेल को लिए, तो फीमेल में फीमेल का जीनोटाइप क्या आएगा, 22 ऑटोसोम्स पेयर, हाँ, और X एंड Y क्रोमोसोम, सॉरी फीमेल्स में X एंड X। तो 22 का पेयरिंग कितना रहेगा, 44 और X एंड X। तो उनको कहना है कि फीमेल में अगर कोई रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये सपोज कलर ब्लाइंडनेस का है, तो ये कैरियर हो जाएगी। क्यों कैरियर हो जाएगी, क्योंकि इसके पास डबल X सेट ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन अगर मैं मेल का जीनोटाइप बनाती हूँ तो मेल में एक X और एक Y आएगा, और वो X कैरियर है तो यहाँ पे आएगा। तो मेल दिखाएगा कलर ब्लाइंडनेस। क्यों दिखाएगा कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स है। तो फीमेल की बॉडी में क्या होगा, जब डबल डोज ऑफ एक्ससी इस तरह का जीन आएगा तो ही वो फीमेल कलर ब्लाइंड हो सकती है। तो फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए उसके पास 2 रिसेसिव जीन होने चाहिए, तो ही वो फीमेल कैसे आएगी कलर ब्लाइंड।
अगर वो एक सिंगल रिसेसिव जीन दिखाती है तो शी विल बी कैरियर ऑफ दैट डिसीज, उस डिसीज का वो कैरियर रहेगी। तो ये लाइन यहाँ पे वो लिखी है, इफ वन एक्स क्रोमोसोम कैरीज, क्या कहा है उन्होंने, रिसेसिव जीन फॉर व्हाट, एक्स लिंक्ड ट्रेट, इट्स इफेक्ट इज सप्रेस, उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं, वो नॉर्मल दिखेगी, वो दिखते टाइम पूरी की पूरी नॉर्मल लगेगी। क्यों नॉर्मल लगेगी, क्योंकि ये कैरियर है, ये सप्रेस हुआ है। जैसे हम लोगों ने टॉल और ड्वार्फ लिया था, तो पूरा का पूरा झाड़ हमको टॉल दिख रहा था, समझ में आया। तो इस तरह से वो ना दिखने की वजह से वो सप्रेस हो गया बाय द डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ऑन अदर एक्स क्रोमोसोम। इधर डोमिनेंट जीन है ना, यहाँ पे ये जीन डोमिनेंट है, यहाँ पे ये रिसेसिव है, तो इसलिए वो सप्रेस हो गया। अब आगे क्या लिखा है देखो, द फीमेल विथ वन रिसेसिव जीन आर कैरियर, वही फीमेल जिसके पास एक ही रिसेसिव जीन रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, शी इज कॉल्ड एज ए कैरियर, उसे नाम दिया है कैरियर। नाउ आगे क्या दिया है देखो, द फीमेल विथ वन रिसेसिव जीन आर कॉल्ड एज ए कैरियर एंड द कैरियर फीमेल इज फिजिकली नॉर्मल, वो दिखने में नॉर्मल दिखेगी, एंड शी डज नॉट सफर फ्रॉम डिसीज, उसे डिसीज नहीं होगा क्योंकि उसके पास डोमिनेंट जीन ऑलरेडी है। लेकिन मेल में क्या होगा देखिए, मेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, उसके पास बेचारे के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम रहता है, तो उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम आया। इफ एक्स क्रोमोसोम कैरीज एक्स लिंक रिसेसिव जीन, अगर ये एक्स क्रोमोसोम वो रिसेसिव जीन को कैरी कर रहा है, कलर ब्लाइंडनेस को, for sex linked trait, then it is expressed phenotypically, तो वो कलर ब्लाइंड बन जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज देर इज नो डोमिनेंट जीन ऑन व्हाट क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम टू सप्रेस इट, क्योंकि वाई क्रोमोसोम छोटा है, एक्स क्रोमोसोम लंबा था ना। सपोज ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन यहाँ है, तो यहाँ पे तो वाई क्रोमोसोम के पास है ही नहीं ना, तो उसे छुपाएगा कैसे, सप्रेस कैसे करेगा, दबाएगा कैसे, दबाने के लिए उसके पास यहाँ जीन ही नहीं है। तो ना होने की वजह से therefore X linked trait appear more, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, why link X linked traits appear more frequently in male, so all of you have to think on that, और अलग अलग क्वेश्चन बनाओ। आपको लगा ना कि उसने उसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ऐसा नहीं, आपको लगा अरे ये बहुत क्वेश्चन अच्छा बन सकता है तो ये हमको सॉल्व करना चाहिए, तो यू कैन सॉल्व दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे why more frequent chances of X linked trait in the male, because in the male other non-homologous part is not present on Y chromosome, उसके पास वो Y chromosome पे है ही नहीं। So example of X-linked trait include, कौन कौन से हमने अभी पीछे लिए थे, हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सेम उसी का दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया है वाई लिंक्ड जीन, मतलब मैंने अभी कहा था कान के ऊपर बाल होते हैं, हेयर पिन्ना, दैट इज होलैंड्रिक जीन। तो जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑन व्हाट क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, दैट आर कॉल्ड एज ए वाई लिंक्ड जीन, जो वाई क्रोमोसोम पे है वो वाई लिंक्ड है, एंड दे इनहेरिटेड फ्रॉम मेल टू मेल, वो कभी भी मेल टू फीमेल नहीं जाएंगे क्योंकि फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं, तो वाई क्रोमोसोम मेल टू मेल ही जाएगा। तो इन मैन द वाई लिंक जीन सच एज, कौन सा कहा है हम लोगों ने, हाइपर ट्राइकोसिस, मतलब उसके कान पे थोड़े बाल होना, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन पिन्ना ऑफ द ईयर, एंड दिस कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू, कहाँ चला जाएगा देखो, सन। ओके, तो आई थिंक हम लोग आज का मीटिंग यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि बाय स्कूल पीरियड के हिसाब से भी हम ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, और ये मेन टॉपिक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। कल हम लोग कलर ब्लाइंडनेस लेंगे, कंप्लीट करेंगे, हीमोफिलिया कंप्लीट करेंगे, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो भी 3 लेक्चर चाहिए अभी, और 3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट होगा अपना। आपको समझ में आ रहा है टॉपिक हम क्या पढ़ा रहे हैं, सबको सुनाई दे रहा है प्लीज? हाँ, ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो आपको अभी समझ में आया ऐसा होप्स करती हूँ।
कहाँ तक समझ में आया? ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के बारे में। ये टॉपिक अभी बोर्ड के लिए तो इवैल्यूएशन में नहीं आएगा, लेकिन अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा कुछ रिवाइज करेंगे तो। इतना 1 घंटा पढ़े, उसमें क्या क्या पढ़ा? ओनली सेक्स क्रोमोसोम, ये स्ट्रक्चर आया बराबर, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का। फिर टाइप्स ऑफ लिंकेज लिए, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट, वो दोनों के कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, किसके? ऑटोसोम्स के भी और सेक्स क्रोमोसोम के भी। और फिर टर्मिनोलॉजी, एक डेफिनेशन ओनली, किसका? क्रॉसिंग ओवर का। और इसके बुक में क्या हुआ है, गैप आया है, तो इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जांपल नहीं दिए ना, तो ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये आगे कंटिन्यूएशन में है। कंटिन्यूएशन में कौन